हमें कितना लग रहा है कि कितना गुना क्षेत्रफल बढ़ा है, तो हमें यहाँ लग रहा था कि 4 गुना बढ़ा है, लेकिन देख रहे हैं क्या होगा, जितना लगेगा ना उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 8 की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए करते हैं, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंक का योग है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 3 अंकों वाली संख्या है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक वाली एक संख्या है और यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं कि बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। यानी कि ये जो अंक होगा, यहाँ पर जो अंक होगा, यानी कि दहाई के स्थान पर जो अंक होगा वह सैकड़ा और इकाई पर जो अंक होगा उसके योग के बराबर होगा। आया बात समझ में? यानी कि जो अंक दहाई के स्थान पर होगा वह सैकड़ा और इकाई के योग के बराबर होगा। प्रथम अंक, यहाँ पर एक और कंडीशन है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। यानी कि देखिए प्रथम अंक, ये जो इकाई वाला अंक है, ये जो इकाई वाला अंक है वह तीसरे यानी कि ये सैकड़ा के वर्ग के बराबर है, यानी कि इसके वर्ग के बराबर है ये वाला अंक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वह संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप हमेशा ऑप्शन से डील करिएगा। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 121 है, जो कि एक 3 अंकों वाली संख्या है। कंडीशन नंबर 1 देखिए, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के योग है, यानी कि ये जो बीच वाला अंक होगा इसका और इसका योग होगा, यानी कि 2 बराबर क्या होना चाहिए, 1, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि देखिए 2 बराबर आ गया 2, तो एक तो ये करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर देखिए अभी और कंडीशन है ना, यहाँ पर अभी तो ये एक ही कंडीशन को फुलफिल किया। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये अंक इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी कि पहला अंक है 1 और तीसरा अंक है 1, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी कि 1 बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यानी कि ये सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन हो सकता है, ए करेक्ट आंसर हो सकता है। हम बाकी और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे तो यहाँ पर यही वाला आंसर होना चाहिए, और हम चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में है 442। 442 एक 3 अंकों वाली संख्या है। और देखिए फर्स्ट कंडीशन है बीच वाला अंक दूसरे 2 अंक का योग होना चाहिए, यानी कि ये बीच वाला अंक क्या है 4 दूसरे 2 अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 और प्लस 2। क्या 4 कभी 6 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में है 9, 9 एंड 3, ये भी एक 3 अंकों वाली संख्या है। कंडीशन देखिए क्या है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, यानी कि ये 9 जो होना चाहिए, इस 9 और ये 3 का योग होना चाहिए, यानी कि 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3। क्या कभी 9 12 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 121 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा डील विथ ऑप्शन, ऑलवेज डील विथ ऑप्शन। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है 4000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या है यहाँ पर? देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4000 रुपये पर 10% की दर से हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यानी कि हमारे पास मूलधन यानी कि P दिया गया है 4000 रुपये,
ठीक, और दर यानी कि रेशियो दिया गया है 10%, समय यानी कि टी दिया गया है 2 वर्ष। ठीक, और हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन यानी कि ए माइनस मूलधन। ठीक, सी आई बराबर ए माइनस पी, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा सी आई बराबर, और देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी यानी कि समय। ए बराबर मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन ए बराबर पी यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी यानी कि समय। तो यहाँ से हम ए का लगा देंगे फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी और माइनस पी। ठीक, तो यानी कि सी आई बराबर क्या होगा, यहाँ से हम दोनों में से पी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी माइनस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से हम सी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, पी का मान है 4000 और ये है 1 प्लस आर है 10 बटा 100 का पावर टी यानी कि 2 वर्ष माइनस 1। ठीक है, यानी कि सी आई बराबर क्या हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा कितना 100 प्लस 1 बटा 100 प्लस 10 बटा, हम पहले क्या कर रहे हैं इसको 1 बट्टा 10 यानी कि लघुत्तम 10 तो 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है, बिल्कुल आप सभी को इतना क्लियर है, समझ में एकदम आ रहा है, सभी को एकदम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा सी आई बराबर 4000 इंटू 10 एक 11 बट्टा 10 का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा जी, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 4000, ठीक, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। तो यानी कि सी आई बराबर क्या होगा, ये 4000 गुना ये हो जाएगा 100 लघुत्तम 121 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि सी आई बराबर हो गई 4000 गुना 21 बटा 100। ठीक है भैया, यहाँ से समझ रहे हो ना भैया मेरे, यहाँ देखो 2 0 से 2 0 यानी कि सी आई बराबर क्या हो गई 40 गुना 21, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 840 रुपये हमारी हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। तो ये रहा हमारा 840 रुपये, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है, पुत्र की आयु इस समय क्या होगी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अभी जो है पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी होगी। तो हमें बताना है कि इस समय पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, आराम से करेंगे सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होगा, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, प्रश्न से आइए, प्रश्न से पिता दोनों की आयु का योग दिया है 46 वर्ष, यानी कि x प्लस वाई है 46। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से 4 वर्ष पश्चात, यानी कि हम पिता के भी आयु में 4 वर्ष जोड़ देंगे और पुत्र की भी आयु में हम 4 वर्ष जोड़ देंगे। ये हो गई 4 वर्ष पश्चात।
4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी पिता की उम्र। तो ये है पिता की उम्र और ये है पुत्र की उम्र, जो कि 4 वर्ष 4 यहाँ पे दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी नहीं, दोगुनी हो जाएगी पुत्र की उम्र से पिता की उम्र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 4 = 2y + 8। ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, x - 2y, ठीक है, और ये जब 8 आएगा इधर तो ये हो जाएगा -4 = 0। और यहाँ देखिए ये जो समीकरण है एक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + y - 46 = 0। ये है हमारा समीकरण 1। ठीक है, हमने बस 46 को लाए हैं इधर साइड तो ये निगेटिव हो गया है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 - 2 कर लीजिए, समीकरण 1 - 2। तो यानी कि समीकरण 1 है x + y - 46 = 0, और समीकरण 2 है x - 2y - 4 = 0। जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 3y होगा, और यहाँ देखिए 46 में से 4 जाएगा, 46 में से 4 जाएगा 42 = 0, यानी कि 3y बराबर हो गया 42। तो ये कितना बार में हो जाएगा 14 बरस। ठीक है, इसलिए y बराबर 14 बरस, यानी कि इसलिए पुत्र की आयु बराबर 14 वर्ष हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने y क्या मान रखा है, पुत्र की आयु, और हमें क्वेश्चन में भी पुत्र की आयु पूछा जा रहा है। तो यहाँ से पुत्र की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है और हमने मान रखा है y, और यहाँ हमारा y का माना गया है 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप इन सभी को क्या करेंगे, हमेशा की तरह नोट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वृत्त की परिधि 4π से 8π बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी या फिर 8 गुनी। यहाँ पर देखिए क्या है कि हम क्या कर ले रहे हैं कि माना कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, किसी वृत्त की परिधि पहले 4π था, अब उसको बढ़ा करके 8π कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि हुई है। ठीक, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि क्या पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r एवं दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ी R, और एवं पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100%। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पहला वृत्त उसको बोला है जिसका जिसका परिधि अभी 4π है, और दूसरा वृत्त हमने उसको बोला है जिसका परिधि अब 8π हो गया है। तो यहाँ से आइए प्रश्न से पहले परिधि क्या है, यानी कि 2πr कितना है, कितना के बराबर, 4π के बराबर है, पाई से पाई और 2 दूनी 4, इसलिए r बराबर 2। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि पाई इंटू 2 दूनी के 4, यानी कि 4π हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया 4π पहले वृत्त का। ठीक, अब हम बात करते हैं जब परिधि बढ़ता है तो इसमें कितना है, इसमें कितना क्षेत्रफल होगा, तो यानी कि 2π और बड़ी r बराबर कितना है 8π, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, और 2 चौका 8, यानी कि बड़ी r का माना गया 4, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², यानी कि 16π, 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पहले क्षेत्रफल था 4π, अब बढ़ के हो गया है 16π, यानी कि ये कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक,
पहले 4 पाई था, अब यह बढ़ करके 16 पाई हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले क्षेत्रफल से 4 गुना बढ़ा है क्षेत्रफल। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर हम परसेंटेज वृद्धि की बात करें, परसेंटेज वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ा है 16 पाई माइनस कितना था पहले 4 पाई था, बटा परिधि कितना बढ़ा है 8 पाई, पहले कितना था 4 पाई गुना 100, यानी कि 16 पाई में से 4 पाई जाएगा तो ये हो जाएगा 12 पाई बटा 8 पाई में से 4 पाई हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 4 पाई गुना 100। पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट और 4 तियाँ 12, यानी कि यहाँ पर देखिए परसेंटेज वृद्धि की अगर हम बात करें तो ये हो गई 300%। ठीक, और हमने पहले क्या मान रखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल अभी 100% है और अब बढ़ करके कितना परसेंट हो गया 300% हो गया। तो यानी कि वृद्धि कितना हुआ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 3 गुना का वृद्धि हुआ है। क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि हुआ है 3 गुना का वृद्धि हुआ है। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। देखिए जब भी परिधि यहाँ पर बोला जाए कि इतना से इतना हुआ है और हमें क्षेत्रफल में वृद्धि अगर पूछा जाए तो हम पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और देखेंगे कि कितना गुना हमें लग रहा है। तो हमें यहाँ लग रहा था कि ये 4 गुना बढ़ा है। जितना गुना हमें लगे कि उतना बढ़ा है उसमें से आप 1 माइनस कर लीजिएगा, उतना ही गुना हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि परिधि कितना से कितना हुआ है उसके अनुसार हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोनों का, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना लग रहा है कि कितना गुना क्षेत्रफल बढ़ा है। तो हमें यहाँ लग रहा था कि 4 गुना बढ़ा है, लेकिन देख रहे हैं क्या होगा, जितना लगेगा ना उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ा है, यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा है 3 गुना। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 3 गुनी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 57 है और पहले से दूसरे का अनुपात 3:7 है और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:9 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या का योग दिया गया है और पहले से दूसरे का अनुपात हमने मान लिया पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। हमने पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लिया, तो यहाँ से इसका अनुपात है 3:7 और दूसरी से तीसरी, देखिए दूसरी हमने मान रखा है b, तो दूसरी से तीसरी का अनुपात है 7:9। तो यानी कि अगर हम बात करें, देखिए b दोनों में बराबर है, तो यहाँ से a/b/c क्या हो जाएगा 3:7:9। ठीक, और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात में जो यहाँ पर संख्या है a/b/c यानी कि 3:7:9, इन सब में आप क्या करिए, आप अपने मन से x, आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, x के अलावा आप y z कुछ भी लगा सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा दिए x, यानी कि a/b/c अब कितना हो गया 3x/7 x/9x। अब प्रश्न से देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 57 है। तो ये है हमारे पास तीनों संख्या 3x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 57 क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ देखिए 7 3 10 और 9 19x बराबर 57, तो 19 तियाँ 57, इसलिए x बराबर 57। तो अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए, पहली संख्या अगर पूछा जाता हमसे क्वेश्चन में, पहली संख्या बराबर क्या है 3x बराबर 3 गुना
3 बराबर 9। पहली संख्या 9, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता 7x। 7x यानी कि 7 गुना 3 बराबर 21। और तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाता 9x, यानी कि 9x बराबर 9 गुना 3 बराबर 27। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 21। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देखिए फिर सुनिए, जब भी आपसे अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करिए, यहाँ पर जितने भी अनुपात में जो राशि हैं इन सब में आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर x लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन देखिए कि इन संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है कि क्या दिया है। यहाँ पर योग दिया था तो हमने इन तीनों को जोड़ करके और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिए हैं। और आराम से अब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। तो पहली संख्या x का मान है 3, पहली संख्या है 3x, तब पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x मतलब 3 गुना 3 बराबर 9। दूसरी संख्या है 7x मतलब क्या 7 गुना 3 बराबर 21। तीसरी संख्या है 9x मतलब क्या कि 9 गुना 3 बराबर 27। तीसरी संख्या है 27, दूसरी संख्या है 21 और पहली संख्या है 9। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बतावे। देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पहले समझेंगे। इसमें एक कंसेप्ट है, ठीक, और वहीं पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर ही देंगे, मुझे मालूम है। यहाँ देखिए क्या है कि एक क्या है घन है, घन वर्ग से मिलकर के बना होता है, यानी कि इसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और ऐसा 4 को और इसके सीध में ही सटा करके एक घनाभ बना दिया गया है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट क्या है कि इसका केवल लंबाई बढ़ेगा। अगर ये घनाभ बन गया है तो केवल लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। आया समझ में? इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि जब आप 4 घन को सटाकर एक घनाभ बनाइएगा तो उसका केवल घनाभ का केवल भुजा की लंबाई बढ़ेगा, ठीक, और चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यानी कि घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा एगो क्या है 4 सेंटीमीटर और 4 को सटाया गया है तो 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। लंबाई हो गया घनाभ का 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई यह 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो आप घनाभ का यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही ना होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि 2 गुना लंबाई है 16 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 16, ठीक, यानी कि 2 गुना यहाँ 16 चौका 64 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुना, यहाँ देखिए 4 6 4 10 4 14, 1 6 6 12 13 और 1 14, यानी कि ये कितना हो गया अब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 गुना 144 बराबर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 एकम 2, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकल गया यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 288 वर्ग मीटर में है सब। अच्छा जी, सब वर्ग मीटर है तो यह सब मीटर में हो जाएगा। सब को यहाँ पे मीटर में कर लीजिए, 4 मीटर इसको मान लीजिए।
और यहाँ से सब मीटर में हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर 4 मीटर भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 288 वर्ग मीटर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से 288 हमारा आंसर आया, 288 वर्ग मीटर। ये हमारा 6 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं इस क्वेश्चन को आप? जब आप 4 घन को एक सीध में सटाइएगा तो केवल लंबाई होगा 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप इन सभी को नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% से बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% से घटा दिया जाए तो कुल मिलाकर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लगभग मैं 4 सेट में एक एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हर बार हमें क्षेत्रफल में प्रभाव का ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% से बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई जो है 20% घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में प्रभाव परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या हम लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि कमी क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला लगाया जाता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ देखिए लंबाई बढ़ रहा है तो ये प्लस होगा और चौड़ाई घट रहा है, कमी हो रहा है तो ये माइनस होगा। बस सिंपल इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई, एक को एक्स और एक को वाई मान लीजिए। तो यहाँ से क्षेत्रफल में प्रभाव परसेंट बराबर क्या हो जाएगा। देखिए लंबाई बढ़ रहा है और इसको हमने मान रखा है एक्स, तो हम एक्स को पॉजिटिव लेंगे यानी कि 10 और चौड़ाई को हमने मान रखा है वाई और ये घट रहा है तो हम माइनस 20 लेंगे क्योंकि चौड़ाई 20 है। और देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि हमें एक्स और वाई में गुना कराना है हमें। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और एक्स इंटू वाई यानी कि 20 गुना 10 बटा 100 यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 20, 2 0 से 2 0 2 हो जाएगा ये। तो यानी कि 10 माइनस 22, इसलिए क्षेत्रफल में प्रभाव प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए -12 यहाँ पे आ रहा है परसेंट। जब माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कमी को दर्शा रहा है, और यही अगर पॉजिटिव में होता तो हमें वृद्धि बताता, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है इसलिए क्षेत्रफल में 12% की कमी होगी। ये माइनस चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है, और यही अगर यहाँ पे प्लस होता तो इस बात को बताता कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर माइनस होने का मतलब कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है, कितना परसेंट का, 12% का। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 12% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फंडा को हम बार बार यूज कर रहे हैं लगभग 4 सेट में। क्षेत्रफल में प्रभाव वृद्धि कमी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। और अगर जहाँ बढ़ेगा उसको हम प्लस लेंगे, जहाँ कमी होगा वहाँ पे हम माइनस लेंगे। बस यहाँ पर सिंपल मान को पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस फंडा को आप याद रखिएगा। यहाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन लगभग बार बार पूछा जा रहा है हर एक सेट में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए। और एक और बात, अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो ये समझ रहे हैं ना, हाँ ये कर दीजिएगा ज़रा। तो आगे बढ़ते हैं, आप इन सभी को नोट करिए। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे क्वेश्चन की ओर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो एवं उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्या है, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है
जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः क्या है, एक 15 सेंटीमीटर है और एक 25 सेंटीमीटर है, और इसकी बीच की दूरी या फिर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + 25 गुना क्या हो जाएगा 10, यानी कि 5 5 10, 2 1 3 1 4, 15 25 40 गुना 10 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है, तो आप इन सभी को नोट करिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है एक और हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो हमें a + b + c/c का मान बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के। तो हम क्या कर रहे हैं कि माना कि सब k के बराबर है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर क्या है, ये सब k के बराबर है। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3 के, गुना में है इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये b बराबर क्या हो जाएगा 4 के एंड c बराबर हो जाएगा 7 के। प्रश्न से a + b + c/c का मान हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर a का मान है 3 के, b का मान है 4 के + c का मान है 7 के बटा 7 के, यानी कि 7 3 10 4 14 के बटा 7 के, 7 के से के और 7 दूनी 14। इसलिए a + b + c/c बराबर 2 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया गया था कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो हमने इसको मान लिया कि सब k के बराबर है। तो हम यहाँ पर a का मान k के फॉर्म में निकाल लिए हैं, b का मान k के फॉर्म में निकाल लिए हैं, और c का मान भी k के फॉर्म में निकाल करके यहाँ से हम मान पुट करके a + b + c/c का मान हम निकाल लिए, जो कि हमारा आंसर आया है 2। और यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर रूट अंडर 176 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 2401 किसके बराबर है। तो यानी कि क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 176 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 2401। देखिए यहाँ जो 2401 जो है ये 49 का वर्ग होता है, ये 49 का वर्ग होता है। तो यानी कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें 176 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 49 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि 176 प्लस 49 हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यानी कि अब ये क्या हो गई 176 प्लस 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 15 1 7 4 11 1 12 1 1 2, यानी कि ये हो गया 15, 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक तो ये बनता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।